नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज हम जिस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के अंतर्गत सोल्यूशन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन इस साइड दिख रहा होगा और सोल्यूशन हम इधर करेंगे, आप वहां से कवर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज को प्लस कहा गया है, तो देखो ये त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोले हैं, प्लस, और स्क्वायर को बोला गया है मल्टीप्लाई, स्क्वायर को बोला गया है मल्टीप्लाई। तो आपके सामने पूछा गया है तो 4.2 ट्रायंगल का साइन है और यहाँ है 7.1 और स्क्वायर का साइन है, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक आप अच्छे समझिए। त्रिभुज को प्लस बोला गया तो इसके स्थान पे हम प्लस लिख सकते हैं, वर्ग को मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन होगा 5 एकम 5, 5 सते 35। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 35.5 होगा और प्लस ये 4.2 पहले से था तो 35 प्लस 4 हो जाएगा 39 और 39.7 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान पेपर है इसलिए सॉल्यूशन हम करवा दे रहे हैं क्योंकि कई विद्यार्थी बोले कि जो पेपर है सर सॉल्व करवा दीजिए, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2/5 का 5/2 कितना होगा। का मल्टीप्लाई सेंस होता है, ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा, इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। हम आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 40% का 20%, देखिए ध्यान से देखिए, ऑप्शन है 200, 125, 100, 225। ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है, तो ध्यानपूर्वक आप समझो, एक संख्या है 40% और 40% का 20%। मान लो सपोज दैट नंबर 100 है, 100% है और उस 100% का 40% कितना होगा, 40% होगा, मतलब 40 होगा। अब 40 का 20% कितना होगा, 40% का 20% होगा। अगर मेरे प्यारे भाई आपसे कोई पूछे कि 40% का 20% कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे 8%। और 8% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है। 8% की क्वेश्चन में वैल्यू 8 दी गई है, तो आप एक चीज जानते हैं कि 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई 1। तो आपसे नंबर पूछा तो नंबर कितना है, 100%, तो नंबर हो जाएगा। सो सी ऑप्शन सही होगा, कॉपी कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपए है तो 26 कलमों की कीमत कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 कलमों की कीमत 30 रुपए है। अगर 12 कलमों की कीमत 30 रुपए है तो मेरे प्यारे भाई आप यहां से 6 से दोनों तरफ सॉल्व इसे करेंगे तो 2 कलमों की कीमत हो जाएगी आपका 5 रुपए। 2 कलम की कीमत 5 रुपए है, तो आपसे पूरा 26 कलमों की कीमत कितनी होगी। तो 26 कलमों को निकालने के लिए ये इसका कितना गुना है, 13 गुना, तो इसका भी आप कर देंगे यहां से 13 गुना, तो 13 पचे 65। तो यहां से आपका 26 कलमों की कीमत हो जाएगी 65 रुपए। यदि 12 कलमों की कीमत 30 रुपए है तब हम आशा करते हैं कि आपके बताए जब तक हमने जितने क्वेश्चन बताया, 4 क्वेश्चन लगभग बताए ना, चारों क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बहुत आसान पेपर है, बट कुछ लोगों का कहना था कि सॉल्व करवा दीजिए, सॉल्व करवा दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। तो 8 कुर्सियों का लागत मूल्य 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से सीपी का एसपी के साथ रेशियो ले लीजिए। कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस होता है, और हम कहेंगे कि इफ
SP is greater than CP, then always profit, and CP is greater than SP, then always loss. तो यहाँ पे अगर CP और SP का रेशियो लेंगे तो CP का मान कितना है, तो अगर CP का आपसे बोला गया है CP का 10 कुर्सी, तो यहाँ पे रखेंगे 8 और यहाँ पे रखेंगे 10। यही सेंस होता है, 10 वस्तुओं का CP बराबर 8 वस्तुओं का SP। तो CP से SP का रेशियो कितना होगा, 8/10। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर हम चेक करें तो एक चीज़ बताइए, सिंप्लीफाइड करेंगे तो 4/5। एक बात बताइए, 4 के सामान को आपने कितने में बेचा, 5 पे, तो आपको प्रॉफिट कितने का, वो 1 का होगा। 1 का मतलब 4 पर, तो 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%। कितना, 25%। हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर नंबर बी होगा। हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसका 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन इन द सेंस, ये पेपर में जितने क्वेश्चन पूछेंगे उस श्रृंखला में ये जो क्वेश्चन है 56 नंबर का है, लेकिन सोल्यूशन इसका 5वें नंबर का हम करवा रहे हैं। बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है विक्रय मूल्य पर, गलत है। विक्रय मूल्य पर बट्टा का नहीं कंपैरिजन किया जाता है। लागत मूल्य पर नहीं, अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो इसमें आपका जो प्रिंट रेट है उसी पे किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यहां तक आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान से समझिए। आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि चीज़ों को बहुत लेंदी बनाइए, वहाँ से चीज़ों को सॉल्व करिए। आसान तरीके से ऑप्शन देख के आप उसको हिट करिए। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 115 रुपये। मैं रुपए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपके लिखा हुआ है, और यहाँ पे है 420 रुपये। सी ऑप्शन है आपका 332 रुपये 20 रुपये। डी ऑप्शन है 434 रुपये। तो 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 28 रुपये पर 18 माह का कितना होगा। तो एक चीज जानते हैं, अगर 10% ब्याज की दर है एक साल में, तो 18, इसका मतलब एक साल में अगर 10% है तो 12 महीने में 10%, तो 12 महीने में अगर 10% है तो 6 महीने में 5%, तो 18 महीने में अगर हम देखेंगे तो एक चीज है, 10% कितने माह का है, 12 माह का, तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 5%। तो यहाँ से 6 माह और नोट कर लीजिए, तो 12 6 18 माह का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 15%। तो 15% ये सिंपल इंटरेस्ट पे अगर कंपेरिजन करें तो आप बताएंगे 2800 का 15%, 2800 का 15% अगर निकालेंगे तो 15% से 00 गायब हो जाएगा। 15 8 120, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, 420। अब ये आप कहेंगे SI निकाल रहे हैं कि CI निकाल रहे हैं, तो हम SI निकाल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इस तरीके का है। तो जिस आप एक चीज जानते हैं कि साधारण ब्याज पहले साल का और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का हमेशा बराबर होता है, लेकिन अगर एक साल से ज्यादा की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। किससे, कंपैरिजन बिटवीन टू था सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब 18 माह में आपका सिंपल इंटरेस्ट 420 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 420 से बड़ा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम आशा करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यार, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। इधर एक सूची है, इधर एक सूची है, गोलार्ध है, हम लिख दे रहे हैं। यहां गोलार्ध है, बी ऑप्शन में आपका घनाभ है, सी ऑप्शन में आपका शंकु है, डी ऑप्शन में आपका बेलन है, यहां फर्स्ट है, यहां सेकंड है, यहां थर्ड है, यहां फोर्थ है। ये सूची दी गई है, ये सूची फर्स्ट है। इस तरीके का नया ट्रेड आ गया है, यहां तक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फलक है, फलक मतलब लेयर, सतह, पृष्ठ 2 1 3 6, इनको आपस में मिलाना है कि मतलब कि इनका क्या रिलेशन होगा। मिलाने का मतलब कि आपको वहां तो मिलाना नहीं, ऑप्शन इस तरीके के रहेंगे। देखिए ध्यान से, जो चीजें पहले क्लियर हैं आपका उसको मिलाइए। आप जानते हैं घनाभ है तो घनाभ में कितने पृष्ठ होंगे, 6 होंगे, क्लियर हो गया। अब देखो बेलन पे चलो, गोलार्ध पे चलो, गोलार्ध को अगर आप देखेंगे तो गोलार्ध में कितना पृष्ठ होगा, 1 पृष्ठ होगा। शंकु में 3 होंगे, तो बेलन, 1 मिनट, बेलन में आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, और शंकु में कितने होंगे, 3, और गोलार्ध में 1 होगा। कैसे, देखो ये बताओ, ये क्या है, बेलन है, तो बेलन में कितने पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब जो आकृति जिस पर रख दें तो ना लुढ़के ना गिरे,
इस पर, तो बेलन में 2 पृष्ठ हो गए। बर्थडे वाली टोपी देखते हैं, 1, 2 और निचला हिस्सा 3 तल उसमें होते हैं, तो शंकु में 3 हो गए, बेलन में 2 हो गए। और घन आप जानते हैं क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड जैसे ईंट है, ईंट में कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। गोलार्ध मतलब गोले का जो अर्ध भाग है, गोलार्ध कहा जाता है उसे। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 5 विषयों में नीरा का औसत अंक 72, औसत प्राप्तांक 72 है। उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अब अंक बढ़कर 75 हो जाता है। छठे विषय में उसने कितना प्राप्त किया था? तो देखो 5 विषयों में उसने कितना प्राप्त किया? तो 5 विषय में उसने प्राप्त किया था 72 अंक। 5 विषय में उसने प्राप्त किया था 72 अंक, और छठे विषय में उसने इतना अंक प्राप्त किया। 5 विषयों में नीरा का औसत अंक कितना है? 75 है, 72 है। उसके छठे विषय के प्राप्तांक मिलाने पे औसत बढ़कर 75 हो गया। तो पहले औसत, एक चीज बताइए, पहले औसत 72 था, अब कितना हो गया? 75 हो गया। यानी औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो एक चीज बताइए, अगर यहां से हम निकालें तो 5 लोगों का कुल प्राप्तांक कितना होगा? तो आप कहेंगे 5 दूना 10 की 0, 5 सते 35, 35 एक 36। पहले कुल अंक कितना था? 360। अब उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो गया जब उसके छठे विषय को शामिल करने के बाद। तो अब कितना हो गया? उसने अब प्राप्त किया 75 छठे विषय में, तो 6 पंचे 30 और 7 छंग 42, 42 और आपका 3 45 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 0 9, 90 अंक तीसरे में, छठे विषय में उसने 90 अंक प्राप्त किया था। समझ गए? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। 1.08 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1.0 इंटू 0.03। अब एक चीज आप देखते हैं, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप जानते हैं ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1.08 माइनस 0.03 घट का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1.05 का होल स्क्वायर। 105 इसको समझ लीजिए, 105 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हम 25, 11 का 10 में गुणा करेंगे 110, और 2 अंक पे तो अब 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1.1025 इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया, एक ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके दौरान निवेश किए जाने का समय 2:3 है। अनुपात तो उनका लाभ ज्ञात कीजिए।